आदाब, नमस्कार। बस में मुंशी प्रेमचंद में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज जो अफसाना हम सुनेंगे उसका उन्वान है शांति। ये अफसाना पहली बार मुंशी जी के अफसानवी मजमूए वारदात में फरवरी 1938 में शाये हुआ। उससे पहले इसके किसी भी रिसाले में शाये होने, प्रकाशित होने का कोई इल्म नहीं है। पेश है अफसाना शांति। मरहूम देवनाथ मेरे दोस्तों में से थे। आज भी जब उनकी याद आ जाती है तो वो रंगरलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं तन्हाई में जाकर ज़रा देर रो लेता हूँ। मेरे और उनके दरमियान 200-250 मील का फासला था। मैं लखनऊ में था और वो दिल्ली में, लेकिन शायद ही कोई ऐसा महीना जाता कि हम आपस में ना मिलते हों। वो नहायत शरीफ, मोहब्बत नवाज और दोस्तों पर जान देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने पराये में कभी कोई फ़र्क नहीं किया। दुनिया क्या है और यहाँ शराफत और मोहब्बत का सिला क्या मिलता है, ये उन्होंने कभी ना जाना और ना जानने की कोशिश की। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें आइंदा के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। दोस्तों ने उनकी साफ दिली से नामुनासिब फ़ायदे उठाए और कई मर्तबा उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने ज़िंदगी से सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके तर्ज अमल में कोई तब्दीली ना हुई। जैसे भोलानाथ थे वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वो रहते थे वो निराली दुनिया थी, जिसमें बदगुमानी व चालाकी, ईर्ष्या और जलन के लिए गुंजाइश न थी। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें चेताया, लेकिन इसका नतीजा उम्मीद के खिलाफ बरामद हुआ। जिंदगी के ख्वाबों को परेशान करते हुए उनका दिल दुखता था। मुझे कभी फिक्र होती थी कि उन्होंने हाथ बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। मुसीबत ये थी कि उनकी बीवी गोपा भी कुछ इसी सांचे में ढली हुई थी। हमारे देवियों में जो एक माल अंदेशी होती है और जो उड़ाऊ मर्दों की गैर माल अंदेशियों के लिए बैंक का काम करती है, उससे गोपा महरूम थी। यहाँ तक कि उसे कपड़ों और जेवरों का भी शौक ना था। जब मुझे देवनाथ के इंतकाल की खबर मिली और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भांडे के सिवा और कोई सामान ना था। अभी मरहूम की उम्र ही क्या थी जो ज़्यादा फिक्र करते। पूरे 40 के भी तो ना हुए थे। यूं तो लड़कपन उनकी फितरत पे शामिल था, लेकिन इस उम्र में सभी लोग बेफिक्र होते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, उसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन ही में विदा हो गए। लड़की बच रही थी। जिस तरह की जिंदगी के वो आदी थे, उसे देखते हुए इस मुख्तसर कुनबे के लिए 200 रुपये माहवार की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का ब्याह भी करना होगा। कैसे होगा, क्या होगा, मेरी अकल कुछ काम ना करती थी। इस मौके पर मुझे ये बेशकीमत तजुर्बा हुआ कि जो लोग दूसरों की खिदमत करते हैं और अपने ज़ाती मफाद को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझते, उनके बाल बच्चों को आड़ देने वालों की कभी कमी नहीं रहती।
ये कोई कायदा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने ज़िंदगी में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, लेकिन उनके बाद उनके बाल बच्चों की किसी ने बात ना पूछी। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के दोस्तों ने शराफत से काम लिया और गोपा की बसर औकात के लिए रुपया जमा करने की तजवीज़ की। एक साहब जो रणबे थे उससे ब्याह करने को भी तैयार थे, लेकिन गोपा ने भी इस जज्बे का इजहार किया जो हमारी देवियों का जौहर है और तजवीज़ को रद्द कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक हिस्सा किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपये माहवार मिलने लगे। वो इतने में ही अपना निबाह करेगी। जो कुछ खर्च था वो सन्नी की ज़ात से था। उसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अंदाजे से कहीं ज़्यादा 2 साल लग गए। गोपा के ख़त बराबर आते रहते थे, जिनसे मालूम होता था कि वो आराम से है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि गोपा ने मुझे गैर समझा और सही हालत छुपाती रही। परदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही मुझे रोना आ गया। मौत की सी उदासी तारी थी। जिस कमरे में रोशनियों के झमघट रहते थे उसके दरवाजे बंद थे। मकड़ियों ने चारों तरफ जाले तान रखे थे। पहली नज़र में तो शुबा हुआ कि देवनाथ दरवाजे पर खड़े मेरी तरफ देखकर कुछ कह रहे हैं। मैं वहम परस्त नहीं हूँ और ना ही रूहों का कायल हूँ, लेकिन उस वक्त मैं एक बार चौंक ज़रूर पड़ा। दिल में एक लर्जिश सी महसूस हुई, लेकिन दूसरी नज़र में ये ख्याली तस्वीर मिट चुकी थी। दरवाज़ा खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला और कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की इत्तला थी। उसने मेरे इस्तकबाल के लिए नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गूंद लिए थे। पर इस 2 वर्षों में वक्त ने उस पर जो जुल्म किए थे उन्हें वो क्या करती? औरतों की ज़िंदगी में ये वो उम्र है जब हुस्न शबाब अपने उरूज पर होता है, जब उसमें अल्लड़पन, शर्म और बेइतनाई की जगह लगावट, खुशअदाई और दिलावेजी की जाती है। लेकिन गोपा की जवानी ख़त्म हो चुकी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, बालों में सफ़ेदी आ गई थी। मैंने पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? उसने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मेरे तो कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी क्या हालत है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई। तो अब जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 32 से ऊपर हो गई। ये उम्र तो ज़्यादा नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि जितनी जल्द हो सके ज़िंदगी का खात्मा हो जाए। बस सनी के ब्याह की फ़िक्र है। उससे छुट्टी पा जाऊँ, फिर मुझे ज़िंदगी की परवाह ना रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो साहब उस मकान में किराएदार थे वो थोड़े दिनों में तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार ना आया। मेरे दिल में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिनों इन बेचारों ने किस तरह बसर की? ये ख्याली दर्दनाक था। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन तुमने मुझे इत्तला क्यों ना दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूं? गोपा ने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं, ये बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने सोचा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे, तुम्हें क्या सुनाऊं?
किसी ना किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ ना था तो थोड़े से गहने थे ही। अब सुनीता के ब्याह की फिक्र है। पहले मैंने सोचा था कि इस मकान को अलग कर दूंगी, 20-22 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मकान पहले ही गिरवी रखा हुआ है और सूद मिलाकर इस पर 20,000 हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया की कि मुझे घर से निकाला नहीं। उधर से तो अब कोई उम्मीद नहीं। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर शायद महाजन से 2-2.5 हज़ार रुपये और मिल जाएं। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में भूली जा रही हूं। लेकिन मैं भी कितनी मतलबी हूं। न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया, न कुछ नाश्ता लाई, और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए, कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें होंगी। घर में तो सब खैरियत है। मैंने कहा मैं बम्बई से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया। गोपा ने मुझे मखमूर निगाहों से देखा। उस वक्त उसकी निगाहों में शबाब की झलक थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसके चेहरे की झुर्रियाँ मिट गई हैं, चेहरे पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई है। उसने कहा उसका नतीजा ये होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शाम हो रही थी। सुनीता लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की मासूम लड़की अब मंजिल शबाब में कदम रख चुकी थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार किया करता था, उसकी तरफ आज आंखें ना उठा सका। और वो जो मेरे गले से लिपट कर खुश होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी ना रह सकी, जैसे मुझसे कोई चीज़ छुपाना चाहती है और जैसे मैं उससे उस चीज़ के छुपाने का मौका दे रहा हूँ। मैंने पूछा, सनी अब तुम किस दर्जे में पढ़ती हो? उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वीं में हूँ। घर का भी कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दें। गोपा ने कहा, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के करीब नहीं जाती। सुनीता मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन गृहस्थी का काम करती थी, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वो खुद लड़की को कोई काम ना करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वो काम नहीं करती। ये शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। वह खाना खाकर लेटा तो गोपा ने फिर सुनीता की शादी का जिक्र छेड़ दिया। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को ये सोचने का मौका क्यों मिले कि दादा होते तो मेरे लिए शायद इससे अच्छा बर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने हैरत से पूछा, लाला मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनकी लालच की प्यास ना बुझी थी। गोपा ने घर भी वो छांटा था जहां उसकी रसाई दुश्वार थी। मैंने कहा, मदारी लाल तो बहुत ही बड़ा आदमी है। गोपा ने दांत तले जबान दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना ना होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं, कभी कभी आकर खैरियत भी पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? ये ठीक है कि पहले वो खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है?
कौन मौका पाकर छोड़ देता है। मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुझसे जहेज नहीं चाहते, सिर्फ लड़की चाहते हैं। सनी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सादगी पर रहम आया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसके दिल में किसी के खिलाफ शुबा क्यों पैदा करूं। शायद मदारी लाल अब वो ना रहे हों। इंसान की तबीयत बदलती रहती है। मैंने चिंतित होकर कहा, मगर ये तो सोचो कि तुम में और उनमें कितना फर्क है। तुम शायद अपना सब कुछ कुर्बान करके भी उनका मुंह सीधा ना कर सको, लेकिन गोपा के मन में यह बात जम गई थी कि वो सन्नी को एक ऐसे घर में ब्याहना चाहती है जहां वो रानी बनकर रहे। दूसरे दिन मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे जो मेरी बातचीत हुई उसने मुझे मुतमईन कर दिया। किसी ज़माने में वो लालची रहे होंगे, लेकिन उस वक्त तो उन्हें बहुत ही बुलंद और पाक दिल पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से खूब वाकिफ़ हूँ। वो आदमियों में रतन थे। उनकी लड़की मेरे घर में आए, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप उसकी माँ से कह दीजिए मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रखता। खुदा का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन पर बोझ नहीं डालना चाहता। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के मुतालिक कैसे गलत ख्यालात कायम कर लेते हैं। मैंने आकर गोपा को मुबारकबाद दी। ये तय हुआ कि गर्मियों में ब्याह कर दिया जाएगा। 4 महीने गोपा ने ब्याह की तैयारियों में काटे। मैं महीने में 1 मरतबा ज़रूर उससे मिलने जाता, लेकिन हर मरतबा मायूस होकर लौटता। गोपा ने अपने ख़ानदान की इज्जत का ना जाने कितना बड़ा नस्बुल ऐन अपने सामने रख लिया था। दीवानी इस भरम में पड़ी हुई थी कि उसकी ये अदाउल अज़मी शहर में अपनी यादगार छोड़ जाएगी। शायद वो दुनिया से ये कहलवाना चाहती थी कि उस गई गुजरी हालत में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। कदम कदम पर उसे देवनाथ की याद आती। वो होते तो ये काम यूं होता और तब रोती। मदारी लाल नेक आदमी है, सच है, लेकिन गोपा का अपनी बेटी के मुताल्लिक भी तो कुछ फ़र्ज है। उसके 10-5 लड़कियां थोड़ी ही हैं। वो तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुनीता के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे ताज्जुब होता था। सॉरी। जब देखो कुछ ना कुछ सी रही है। कभी सितारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों की मदारत का इंतजाम कर रही है। मोहल्ले में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिससे उसने कर्ज न लिया हो। वो उसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर दे देते थे। सारा मोहल्ला उसका मददगार था। सुनीता अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सर फटा जा रहा है। आधी रात हो गई है, मगर वो बैठी कुछ ना कुछ सी रही है। अकेली औरत वो भी नीम जान, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत है कि किसी तरह नहीं मानती। पिछली मर्तबा उसकी हालत देखकर मुझसे नाराज गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो शादी हो जाने के बाद मरना। मुझे अंदेशा है कि तुम उसके पहले ही कहीं ना चल दो। गोपा ने जवाब दिया, भैया उसकी फिक्र ना करो, बेवा की उम्र बहुत लंबी होती है।
तुमने सुना नहीं, रांड मरे ना खंडर ढहे। लेकिन मेरी तमन्ना यही है कि सनी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब जिंदा रहकर क्या करूंगी, सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह का रखना पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती हूं, नींद ही नहीं आती। लेकिन मेरा दिल खुश है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे तस्कीन तो होगी कि सुनीता के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी शराफत दिखाई तो मुझे भी अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चलकर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी का इम्तिहान करने गई और एक लम्हे के बाद आकर बोली, जी चाहता है कि सर पीट लूं। तुमसे जरा बातें करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांत से लड़ेंगे। किसी से क्या कहूं। मैंने चिढ़कर कहा, तुम बेकार की झंझट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलवा कर मिठाइयों का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए तुम्हार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। मेरी ये बात शायद गोपा को नागवार हुई। उन दिनों उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। बोली, भैया तुम ये बातें ना समझोगे। तुम्हें ना माँ बनने का मौका मिला, ना बीवी बनने का। सुनीता के बाप का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से पलते थे, क्या तुम नहीं जानते। ये पगड़ी मेरे ही सर तो बंधी है। तुम्हें यकीन ना आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदा अपने अंदर बैठा हुआ पाती हूं। जो कुछ कर रहे हैं वही कर रहे हैं। मैं कम अकल अकेली क्या कर लेती। वही मेरे मददगार हैं, वही मेरे रहबर हैं। ये समझ लो कि जिस्म मेरा है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो उनकी है। तुम उनके दोस्त हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतने हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी शरीके ज़िंदगी हूँ, लोक में भी और परलोक में भी। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। जून में शादी हो गई। गोपा ने बहुत कुछ दिया और अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसका दिल मुतमईन न हुआ। आज अगर सुनीता के बाप होते तो न जाने क्या करते। बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। गोपा अब खुश होगी। लड़की का घर और बर दोनों अच्छे हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए था। लेकिन सुख उसके मुकद्दर ही में ना था। मैं अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब कुछ अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन दामाद निकम्मा निकला। सनी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान ना सको, बस उसका साया ही रह गया है। अभी चंद दिन हुए आई थी। उसकी हालत देखकर छाती फटती है। तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुनीता की ये दुर्गत होगी, ये तो मैंने ख्वाब में भी ना सोचा था। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। कितना पूछा, बेटा तुझसे वो क्यों नहीं बोलता। बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। मेरी सनी तो कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसे घर वालों से पता नहीं लगाया। लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लड़का चाहता है
कि मैं चाहे जिस राह जाऊं, सनी मेरी पूजा करती रहे। सनी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तुम जानते हो कितनी खुददार है। वो उन औरतों में से नहीं है जो शौहर को देवता समझती हैं और उसकी बदसलूकियां बर्दाश्त करती रहती हैं। उसने हमेशा प्यार दुलार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था। मैं भी आंख की पुतली समझती थी। शौहर मिला छैला जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई ये कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। ना वो सनी की परवाह करता है और ना सनी उसकी परवाह करती है। मगर वो तो अपने रंग में मस्त है। सनी जान दिए जाता है, सनी जान दिए जाती है। सॉरी, मैंने कहा लेकिन तुमने सनी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा? सनी की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं? सनी को देखकर तो मेरी छाती फटती है। बस यही जी चाहता है कि उसे अपने कलेजे में रख लूं, कि उसे कोई कड़ी आंख से देख भी ना सके। सनी फूवड़ होती, आराम तलब होती तो समझाती भी। अब क्या ये समझाऊं कि तेरा शौहर गली गली मुंह काला करता फिरे और तू उसकी पूजा कर? मैं तो खुद ये जिल्लत बर्दाश्त ना कर सकती। मर्द और औरत में ब्याह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे मर्द कम हैं जो औरत की जरा सी भी बेवफाई बर्दाश्त कर सकें, लेकिन ऐसी औरतें बहुत हैं जो शौहर को देवता समझती हैं। सनी उन औरतों में नहीं है। वो अगर मोहब्बत करती है तो मोहब्बत चाहती भी है, और अगर शौहर में ये बात ना होगी तो उससे वास्ता नहीं रखेगी, चाहे उसकी सारी जिंदगी रोते कट जाए। ये कहकर गोपा अंदर गई और एक सिंगारदान लाकर बोली, सनी इसे आपकी यहीं छोड़ गई, इसीलिए आई थी। ये वो गहने हैं जिन्हें मैंने ना जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके बनवाए थे। इनके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी। यूं कहो कि भीख मांगकर जमा किए थे। सनी अब इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहने तो किस लिए, श्रृंगार करे तो किस पर? 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गईं। वो सब कपड़े उठाती लाई। इन चीजों से अब उसे नफरत सी हो गई है। बस कलाई में 2 कांच की चूड़ियां और एक उजली सी साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को दिलासा दिया कि मैं जाकर जरा केदारनाथ से मिलूंगा, देखूं तो वो किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया भूल कर भी ना जाना, सनी सुनते ही जान दे देगी। गैरत की पुतली ही समझो, रस्सी समझ लो जिसके जल जाने पर भी बल नहीं जाते। जिन पैरों ने उसे ठुकरा दिया है उन्हें वो कभी ना सहलाएगी। उसे अपना बनाकर कोई चाहे तो लौंडी बना ले, लेकिन हुकूमत तो उसने मेरी ना सही, दूसरों की क्या सहेगी। मैंने गोपा से तो उस वक्त कुछ ना कहा, लेकिन मौका पाते ही लाला मदारी लाल से मिला। मैं राज मालूम करना चाहता था। इत्तेफाक से बाप बेटे दोनों एक ही जगह मिल गए। मुझे देखते ही केदारनाथ ने इस तरह झुककर चरण छुए कि मैं उसकी सादतमंदी से मुतासिर हुआ। जल्दी से अंदर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लाया। इतना शाइस्ता, इतना शरीफ
और इतना खलीक नौजवान मैंने ना देखा था। ये गुमान ही ना हो सकता था कि उसके अंदर और बाहर में कोई फर्क हो सकता है। जब तक रहा सर झुकाए बैठा रहा। जब वो टेनिस खेलने चला गया तो मैंने मदारी लाल से कहा, केदार बाबू तो बहुत ही नेक मालूम होते हैं, फिर मियाँ बीवी में इतनी कशीदगी क्यों? मदारी लाल ने एक लम्हा गौर करके जवाब दिया, इसका सबब सिवाय इसके और क्या है बताऊं? अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को अपने मन का बना देता है। मेरी सारी उम्र मेहनत में कटी, अब जाकर ज़रा राहत मिली है। रंगरलियों का कभी मौका ही ना मिला। दिन भर मेहनत की और शाम को पढ़कर सो रहता था। सेहत भी अच्छी न थी, इसलिए बराबर यही फिक्र रहती कि कुछ जमा भी कर लूँ, ऐसा ना हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरें। नतीजा ये हुआ कि इन महाशय को मुफ्त की दौलत मिली, सनक सवार हो गई, शराब उड़ने लगी, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। रुपए की कमी थी नहीं, उस पर माँ बाप के अकेले बेटे, उनकी खुशी ही हमारी जिंदगी की बहिश्त थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, आवारगी की तरफ रुझान बढ़ता गया, रंग और गहरा हुआ और अपनी जिंदगी का ड्रामा खेलने लगे। मैंने ये रंग देखा तो मुझे फिक्र हुई, सोचा ब्याह कर दूं, ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया तो मैंने मंजूर कर लिया। मैं सनी को देख चुका था, सोचा ऐसी खूबसूरत बीवी पाकर उसकी इस्लाह हो जाएगी। लेकिन इत्तेफाक से वो भी लाडली लड़की थी, जिद्दी और हटेली। मफाहमत का जिंदगी में क्या दर्जा है उसकी उसे खबर ही नहीं रही। लोहा लोहे से लड़ गया, ये है सारा भेद। और साहब, मैं तो बहू ही को खतवार मानता हूँ। लड़के तो सभी मन चले होते हैं, लड़कियाँ अपनी जिम्मेदारी समझती हैं। उनकी सेवा, कुर्बानी और मोहब्बत यही उनके वो हथियार हैं जिनसे वो अपने शौहर पर फतेह हासिल कर लेती हैं। बहू में ये गुण नहीं है, नाव कैसे पार होगी खुदा जाने। इतने में सुनीता अंदर से आ गई। अपनी तस्वीर का बिल्कुल मिटा हुआ खाका कुंदन तपकर भस्म हो गया था। मिटी हुई तमन्नाओं की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। मुझे ताना देती हुई बोली, आप जाने कब से बैठे हुए हैं, मुझे खबर तक नहीं। आप शायद बाहर ही बाहर चले भी जाते। मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं सनी, ये कैसे हो सकता था? तुम्हारे पास आ ही रहा था कि तुम खुद आ गई। लाला मदारी लाल कमरे से बाहर अपनी मोटर की सफाई करने लगे। शायद मुझे सनी से बातचीत का मौका देना चाहते थे। सनी ने पूछा, अम्मा तो अच्छी हैं। मैंने कहा, वो तो अच्छी हैं, लेकिन तुमने अपनी क्या गत बना रखी है? मैं तो बहुत अच्छी तरह हूं। ये बात क्या है? तुम लोगों में क्या अनबन है? गोपा देवी जान दिए डालती हैं, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो अकल से काम लो। सनी के माथे पर बल पड़ गए। वो बोली, आपने नाहक ये गुफ्तगू छेड़ दी। मैंने तो ये सोचकर अपने दिल को समझा लिया कि मैं बदनसीब हूं। बस इन बातों का इलाज मेरे काबू से बाहर है। मैं इस जिंदगी से मौत को कहीं बेहतर समझती हूं, जहां अपनी कदर ना हो। जिंदगी की कोई दूसरी शक्ल मेरी समझ में नहीं आती। इस मामले में किसी तरह का समझौता करना मेरे लिए गैर मुमकिन है। नतीजे की मैं परवाह नहीं करती। लेकिन नहीं चाचा जी,
इस मामले में आप कुछ ना कहिए, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो, मैं सब सोच चुकी और तय कर चली। हैवान को इंसान बनाना मेरी ताकत से बाहर है। मई का महीना था, मैं मसूरी गया था कि गोपा का तार पहुंचा। फौरन आओ, बहुत ज़रूरी काम है। मैं घबराकर दूसरे ही दिन दिल्ली पहुंचा। गोपा टीबी की मरीजा मालूम हो रही थी। मैंने पूछा, सनी तो अच्छी है? उसने जवाब दिया, हाँ। और केदारनाथ? वो भी अच्छी तरह है। तो माजरा क्या है? कुछ नहीं। तुमने मुझे तार देकर बुलाया और फिर कहती हो कोई बात नहीं। दिल घबरा रहा था, इसलिए तुमको बुला लिया। सनी को किसी तरह समझाकर यहां लाना है। मैं तो सब कुछ करके थक गई। क्या उधर कोई नई बात हुई है? नई तो नहीं, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया। 1 हफ्ते से कुछ पता नहीं। सनी से कह गया है कि जब तक तुम रहोगी मैं घर में कदम ना रखूंगा। सुना है कि केदार अपने बाप के जाली दस्तखत बनाकर कई हजार रुपए बैंक से भी ले गया है। सॉरी, तुम सनी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूं, मगर सनी नहीं आना चाहती। तो तुम रहने क्यों नहीं देती? वहां वो घुट-घुट कर मर जाएगी। मैं उसी वक्त मदारी लाल के पास गया। वो मेरी सूरत देखते ही बोले, भाई साहब मैं तो लुट गया। लड़का भी गया और बहू भी गई। मालूम हुआ कि जब से केदार गायब हो गया, सनी और भी उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर पोंछ डाला था। किसी से बात ना करती थी। आज सुबह वो जमुना स्नान करने गई। अंधेरा था, सारा घर सो रहा था, किसी को नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया और बहू ना मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर को पता चला कि जमुना गई है। लोग उधर भागे। वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, लाश का मुआयना हुआ। अब लाश वापस मिली है। मैं कलेजा थामकर बैठ गया। अर्थी के साथ गया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं ये खबर गोपा की क्या हालत होगी, ये खबर सुनकर गोपा की क्या हालत होगी। उस अभागन के बागे तमन्ना में यही एक पौधा था। उसे अपने खूने जिगर से सींच कर पाल रही थी। उसके बसंत का सुनहरा ख्वाब ही उस जिंदगी का महासिल था। उसमें कोपलें निकलेंगी, फूल खिलेंगे, फल आएंगे, चिड़ियाँ उसकी डालियों में बैठकर अपने सुहाने राग गाएंगी। लेकिन आज मौत के बेरहम हाथों ने उस पौधे को उखाड़कर फेंक दिया था। उसकी जिंदगी अब बेकार थी। वो नुक्ता ही मिट गया था जिस पर जिंदगी की तमाम रेखाएं आकर मिलती थीं। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के चेहरे पर सुकून की एक नई झलक देखी। उसने मुझे गमगीन देखकर मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज तो तुम्हें सारा दिन रोते ही कटा। सॉरी, लाश के साथ तो बहुत आदमी होंगे। मेरे जी में भी आया था कि चलकर सनी का आखिरी दर्शन कर दूं। लेकिन मैंने सोचा कि जब सनी ही ना रही तो उसकी लाश में क्या रखा है। ना गई।
मैं हैरत से गोपा का मुंह देखने लगा। उसे इस अफसोसनाक हादसे की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन वो किस कदर साबिर और पुरसुकून है। मैंने कहा, अच्छा, क्या तुम ना गई? रोना ही तो था। गोपा ने कहा, हाँ, और क्या, रोई तो यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ कि दिल से नहीं रोई। न जाने आंसू किस तरह निकल आए। मुझे तो दर हकीकत सनी की मौत से खुशी हुई। बदनसीब अपनी इज्जत और खुददारी के लिए दुनिया से रुखसत हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसलिए और भी खुश हूं कि उसने अपनी आन निभा दी। औरत को जिंदगी में मोहब्बत ना मिले तो उसका मर जाना ही अच्छा है। तुमने सनी की लाश देखी थी। लोग कहते हैं ऐसा जान पड़ता था कि मुस्कुरा रही है। मेरी सनी सचमुच देवी थी। भैया, इंसान इसलिए थोड़ा ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जिंदगी में दुख के सिवा और कुछ नहीं है, तो आदमी जीकर क्या करे? किस लिए जिए? खाने, सोने और मर जाने के लिए? यह मैं नहीं कहती कि मुझे सनी की याद ना आएगी या मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वो गम के आंसू ना होंगे, खुशी के आंसू होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी बहादुरी से खुश होती है। सनी की मौत क्या कम बायस से फख्र है? मैं आंसू बहाकर उस गर्व को क्यों बर्बाद करूं? वो जानती है कि सारी दुनिया उसकी मजम्मत करे, उसकी माँ उसकी तारीफ ही करेगी। उसकी रूह से ये मसरत भी छीन लूं, लेकिन अब रात ज़्यादा हो गई है, ऊपर जाकर सो रहो। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो, अकेले पड़े पड़े रोना नहीं। सनी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सनी की मूरत बनाकर पूछते। तो ये थी कहानी शांति। कल फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।